ने शर्तों पर जीता है और जो ये आशंका प्रकट की जा रही है कि आने वाले दिनों में अगले कुछ वर्षों में उनका विलोपन हो जाएगा, इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम मान के चलते हैं कि जब ये 2000 सालों से हैं हमारे साथ और उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, लेखन के बावजूद जीवित है आज तक। संस्कृत को लेकर हम गर्व करते हैं, लेकिन संस्कृत खत्म हो गई या मुट्ठी भर लोग बोलते हैं, लेकिन आदिवासी भाषा बोलने वाले लोग अभी भी हैं और बखूबी हैं। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि आदिवासी समाज के बारे में हम क्यों इसको इतना तवज्जो या महत्व दे रहे हैं, इसके बारे में वो ये है कि हमारे जैसे लोग, समान धर्मा लोग जो एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, वो एक ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं जहाँ समता हो, सामूहिकता हो, आत्मनिर्भरता हो, बराबरी हो, औरत मर्द की बराबरी हो, जहाँ मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना होता हो। तो आप एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और वो एक समाज हमारे पास चल रहा है, जीवित हो रहा है। तो हम ये सिलसिला वहाँ से क्यों ना शुरू करें कि वो समाज किन शर्तों पर चल रहा है, कैसे बना हुआ, कैसे ये जीवन मूल्य वहाँ कायम है, ना कि ये सोचना कि उनको हम मुख्य धारा में लाएं और मुख्य धारा में ला के उनका कल्याण करेंगे। मुख्य धारा की जो बात है, मुख्य धारा जिसको हम लोग आज कहते हैं, उस समाज में तो सारी विरोधाभासी बातें हैं, इसकी जस्ट उलट बातें हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि हम सभ्य समाज के लोग और हम लोग दावा करते हैं हम समुन्नत समाज हैं, लेकिन स्त्री के रूप में हम वो पुराना वो डायलॉग नहीं कहेंगे कि वहाँ बराबरी है। ये वो एक है मेरे पास स्पष्ट दृष्टि, देख सकते हैं आप कि सेक्स रेशियो सब विकसित राज्यों में, विकसित क्षेत्रों में वो उससे बहुत बहुत बेहतर स्थिति उस समाज में है। यानी पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या उस समाज में ज़्यादा है। ये पैमाना हो सकता है समझने के लिए कि उस समाज को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उससे सीखने की ज़रूरत है। दूसरा है एक और बात कि ये हम दो चीज़ से आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के अंतर को चिन्हित करने वाली बहुत सारी बातें हैं। जैसे वर्गविहीन समाज है वो, वहाँ वर्णाश्रम धर्म नहीं है, उस आधार पर बटा हुआ समाज नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पर आक्रमण भी होता है और जिसको लेकर हम लोग भी चिंतन मनन करते हैं, हमारे साथी संगी भी, कि ये उसके अंदर जो अतिरिक्त पूरा जो गैर आदिवासी समाज है वो सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत पर टिका है। पूरी सभ्यता ही वो अतिरिक्त उत्पादन होगा, उसके बाद तब साहित्य, कला, संस्कृति, तरह तरह का हुनर और तरह तरह की चीज़ें विकसित होंगी। लेकिन वो समाज बगैर अतिरिक्त उत्पादन किए जो जितना ज़रूरत है उतना ही भर का उत्पादन करके कैसे चल रहा है। हमको अपने समकालीन जो हिंदी लेखक हैं या बहुत सारी भाषाओं का ना अध्ययन है मेरा, ना मनन है, लेकिन हिंदी साहित्य में जो शुरुआती दौर आया तो आदिवासी समाज के बारे में जो उनकी सबसे ज़्यादा रुचि जो पहले दिखती थी वो घोटुल व्यवस्था, स्वच्छ माने खुला यौन संबंध, यही उनके दृष्टि का केंद्र था। दूसरा वहाँ भीषण गरीबी, विपन्नता जो महाश्वेता देवी के उपन्यासों में दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, इस पर केंद्रित रहा। और कुछ कभी कभी अंधविश्वास को लेकर। लेकिन वो समाज इतना संघर्ष करता हुआ लगातार
इसके बावजूद पूरे उल्लास और आनंद के साथ कैसे जी रहा है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक ऐसा दो बातें हैं जिसको दूसरी चिंता लोगों को ये होती है कि वहाँ नशाखोरी है उसको लेकर, लेकिन हम लोग कभी ये जानने का कोशिश, समझने का कोशिश नहीं करते कि नशाखोरी क्यों है। नशाखोरी हर समाज में है, हर तरह के लोगों में है, लेकिन वहाँ के लोगों को उनके पिछड़ेपन के लिए नशाखोरी को खास तौर से जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि हम समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा समाज जो आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो यहाँ हम उसको दलित से अलग करते हैं। दलित हमारी व्यवस्था में ही अधिक अधिकार की मांग करता है। वो आदिवासी अपनी स्वायत्तता में, अपनी आज़ादी के साथ जीने का हक मानता है। ये दोनों में फ़र्क है और इसीलिए उस समाज का हिस्सा बन के दलित जो है दीनता का, दैन्य का शिकार, हीनता का शिकार हुआ है। लेकिन आदिवासी समाज जो लड़ता भिड़ता रहा है, पीछे हटता हटता जंगल में वास करने लगा है और हम मान के चलते हैं कि वही उसका स्वाभाविक क्षेत्र हो गया है। वो आपके समाज से कुछ नहीं मांगता है, न लाल कार्ड मांगता है, न स्वास्थ्य केंद्र मांगता है, न आपसे और राहत का मांग। वो तो कहता है कि भाई हमको बख्श दो, हमको जीने दो अपने शर्तों पर, हम जीते आए हैं और आगे भी जिएंगे। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, वहाँ के पहाड़ों को काट रहे हैं। निर्मला पटुल जी जिस क्षेत्र से आई हैं वहाँ राजमहल की पहाड़ी श्रृंखला है, जहाँ 2.5 लाख एक ज़माने में लोग रहते थे पहाड़ी आज़ादी के लिए। अब उनकी आबादी 70-75 हज़ार तक सिमट गई है, क्योंकि पहाड़ ही नहीं रहा, पहाड़ ही को छीलते चले जा रहे हैं। तो जो समाज आपसे कुछ मांगता नहीं, आप कभी कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं देखिएगा कि हमको बेरोजगारी भत्ता दो, हमको ये दो, हमको वो दो। इन सब चीज़ों को लेकर आदिवासी समाज कभी संघर्ष नहीं करता है। वो केवल अपने शर्तों पर, आप उस समाज से आप सब कुछ छीनते जा रहे हैं। तो क्या करेगा? इस पापिष्ट अत्याचार का विरोध कैसे करेगा? हो सकता है उसका पीड़ा बोझ और उसकी वो निराशा की मन स्थिति उसको शराब पीने के लिए मजबूर करता हो। दूसरा ये भी है कि नशाखोरी के बावजूद उसका एक जीवन चक्र है जिसमें वो निरंतर चलता रहता है। तो कितना नशा करे, लेकिन बादल गरजते ही वो हल लेके खेतों में उतर जाता है, ना खेती बाड़ी करता है, 3 महीने 4 महीने जम के खेती करता है और उसके बाद दिसंबर के बाद फरवरी मार्च तक वो केवल उल्लास मनाता है, नाचता है, गाता है, जश्न मनाता है। अब आप कह सकते हैं ये तो बेवकूफ़ी है, आप भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, आप इस तरह अपने को नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो इस सोसाइटी में हैं वो क्या आत्म केंद्रित परिवार, बच्चा पैदा करना, उसको पालना, उसको करियर बनाना, अपने बेहतर से बेहतर उपभोक्तावादी सामानों के पीछे भागना, इसके अलावा इतर हम क्या कर रहे हैं? और उसके बावजूद हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, 10 तरह के कुटैव के शिकार हैं। आदिवासी समाज में अभी भी विपन्नता, गरीबी और लगातार निरंतर संघर्ष के बावजूद एक उल्लास और आनंद का आप अनुभव करेंगे जब उनके बीच आप जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे और देखेंगे। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबसे पहले मैं धनेन्द्र जी को आमंत्रित करता हूँ बोलने के लिए। उपन्यासकार धनेन्द्र जी। आदरणीय मंच और आदरणीय बौद्धिक जन और मित्रों और छोटे भाइयों बहनों, मेरा जो पेपर है वो भारतीय भाषा में अगर मुंडारी साहित्य को शामिल किया जाए तो मुंडारी साहित्य पे केंद्रित है और मैं इससे संक्षेप में बात करना चाहूँगा, बाकी तो मैं दे ही दूँगा। मुंडारी साहित्य के स्वरूप और मुंडा समाज के इतिहास पर नजर डालने का उद्देश्य
एक तो हजारों वर्षों से इसकी निरंतरता को रेखांकित करना है, दूसरी ओर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के इतिहास लेखन की कमी की ओर भी इशारा करना है, जहां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को पूरी तरह भुला दिया गया है। मुंडा और अधिकांश आदिवासी समुदाय अपने मूल स्थान के रूप में लेमुरिया को याद करते हैं। लेमुरिया लाख वर्ष पूर्व का एक ऐसा मिथकीय महाद्वीप था जो दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच में कहीं स्थित था। कहा जाता है कि आज जहां हिंद महासागर और अरब महासागर हैं, वहीं लेमुरिया था। क्रिटेशस काल की समाप्ति और नूतन काल के प्रारंभ होने के समय जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ, उनके अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गए। जो जमीनें बची वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण भारत में बंट गईं। इस महाविखंडन के बाद भी भारत और अफ्रीका भूसंधि के माध्यम से जुड़े रहे। यह भूसंधि ही लेमुरिया थी। लेमुरिया भी 8 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 9654 वर्ष की अवधि में धीरे धीरे डूब गया। मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, लक्षद्वीप उसी लेमुरिया महाद्वीप के अवशेष हैं। द्रविड़ों में से एक तमिलों के साहित्य संस्कृति में लेमुरिया को कुमारी कांतम के रूप में बहुत ही बेचैनी और दुख के साथ याद किया गया है। मुंडाओं के ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार ने भी लेमुरिया को बार बार याद किया है। यह भाषा परिवार मलय प्रायद्वीप से प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप तक फैला है। अगर न्यूजीलैंड के माओरी और हंगरी के मैग्याद मुंडारी से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह मिथकीय लेमुरिया महाद्वीप की सत्यता की ओर इशारा करता है। तमिल कविताओं में लेमुरिया या कुमारी कांतम को लेकर हाहाकार है। हे हिंद महासागर, तुमने कहाँ छुपा रखा है हमारी कुमारी कांतम को, हमारी लेमुरिया को, हमारे प्राचीन उर्वर मातृभूमि? क्यों तुमने हजारों साल पहले हमारे 49 प्रांतों को डुबा दिया, 900 मील की भूमि निगल ली? कहाँ है हमारा प्राचीन नदी, कहाँ है हमारी प्राचीन नदी पहरुली? कहाँ गए अतुलनीय सौंदर्य से पूर्ण पर्वत कुमारी? कहाँ गए ऊंचे भवन, सुप्रसिद्ध पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, अनोखी कलाओं से युक्त सभा भवन, खेल के मैदान, बगीचे, बाजार, बंदरगाह, सब के सब कहाँ खो गए? लेमुरिया और उससे जुड़े इस लंबे उद्धरण का उद्देश्य मात्र मुंडा समेत सारे आदिवासी समुदायों की न केवल अति प्राचीनता बल्कि उनकी सांस्कृतिक संपन्नता की ओर भी ध्यान खींचना है। ये थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि लेमुरिया एक मिथकीय महाद्वीप था, जिसकी सत्यता अभी प्रमाणित होनी शेष है, क्योंकि मिशिगन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमति रामास्वामी ने अपनी पुस्तक द लास्ट लैंड ऑफ लेमुरिया पर खूब मेहनत 6 वर्ष तक शोध किया, लेकिन तब भी पुस्तक का नाम उन्होंने लिखा फेबुलस ज्योग्राफीज और कैटास्ट्रोफिक हिस्ट्रीज, काल्पनिक भूगोल और अनर्थकारी इतिहास। लेकिन रांची जिले के बुंडू अनुमंडल के सोनाहातू प्रखंड का चोकाहातू का ससन मुंडाओं का अंतिम क्रियाक्रम का स्थान, समाधि स्थल, वो सत्य है। सत्य है उन समाधियों को ढकने वाले पत्थर जिसको ससन देरी कहते हैं, और सिरहाने पर खड़े पत्थर जिसको बीत देरी कहते हैं। ये मेगालिथ काल से, महापाषाण काल से ये संरचनाएं लगातार चलती आ रही हैं, और ये उस समय से लगातार संचालित होने वाली संस्कृति के ठोस प्रमाण के तौर पर खड़े हैं। पूरी दुनिया में मेगालिथ संरचनाएं फैली हुई हैं जो उस काल के पूर्वजों के बौद्धिकता के प्रतीक हैं। वे इनका उपयोग केवल मृतकों की मिट्टी को ढकने या उनके वंश वृक्ष को उकेरने वाले खड़े पत्थर के रूप में ही नहीं करते थे, साथ ही वे इनका उपयोग खगोलीय, ज्योतिषीय, गणितीय गणना अध्ययन के लिए भी किया करते थे। इनके कई प्रमाण हैं। हमारे यहाँ पकड़ी बरवाडी हजारीबाग में वो इक्विनॉक्स के दिन जब वो सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर जाते हैं, तो वो उस बिद्देरी में जो खड़े पत्थर किए गए हैं उसमें जो त्रिभुज काटा गया है, वहाँ से सूर्योदय होता हुआ दिखता है, और वो पर्यटक उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटते हैं। तो उस जमाने में किस ढंग से देशांतर अक्षांश को देखा होगा हमारे पूर्वजों ने कि कैसे उस पत्थर को गाड़ा होगा कि वहीं से सूर्योदय होता हुआ। तो यूरोप ने इन मेगालिथ संरचनाओं को पहले रोमन यूनानी मंदिरों में बदला, फिर चर्च में बदल दिया। उसी तरह भारत में भी ये पहले बौद्ध जैन मंदिरों में बदले गए, फिर शैव शाक्त मंदिरों में बदल दिए गए। दक्षिण इंग्लैंड में जो मेगालिथ का शेष रूप है वो पर्यटकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उसी में अपनी भूमिका में संतुष्ट है। दक्षिण भारत के आंध्र, कर्नाटक, केरल के मेगालिथ भी एक प्राचीन स्मारक होकर रह गए हैं, किंतु पूर्वी भारत में यानी असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंग में ये स्थल अभी भी जीवंत हैं। इन राज्यों के कई आदिवासी समुदाय आज भी अपने मृतकों की समाधि पर चट्टानों को लेटा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार जाने अनजाने हजारों सालों की सांस्कृतिक धारा को प्रवाहित किए हुए।
चौकाहा तो इसलिए अद्भुत नहीं है कि 7 एकड़ में इसका फैलाव है और 7000 के करीब सत्संग मंदिर यहाँ मौजूद है, बल्कि इसलिए अद्भुत है कि 2000 सालों से मुंडा जन लगातार इसका उपयोग करते आ रहे हैं, कहीं कोई बाधा इसमें पड़ी ही नहीं। उसके उत्तर में और दक्षिण में मातृ पहाड़ियाँ हैं। मातृ पहाड़ियाँ जहाँ से वो चट्टान काट के लाए गए हैं तो वो मदर हिल है, और वही चट्टानों के बीच में कहा जाता है कि उनमें ऊर्जाओं का एक आदान प्रदान, ऊर्जाओं की धारा बहती है और पहाड़ियाँ ऊर्जा के केंद्र होती है। सब शोध के विषय हैं, किंतु इन परंपराओं की निरंतरता और मुंडाओं के हजारों साल से जो गेय और श्रुति से चले आ रहे जो गीत थे, जिसको दुरंग कहते हैं, दुरंग कविता भी हो सकती है और गीत भी। और इसकी परंपरा ने, गेय परंपरा ने वो 1877 में जेसुइट पादरी फादर जॉन हॉफमैन मात्र 20 साल की उम्र में वो आए थे उस इलाके में, खूंटी में। और जब इन चीज़ों को देखा और मुंडाओं की कविताओं और गीतों से उनकी जब मुलाकात हुई तो उनकी बौद्धिकता के प्रति, उनकी बौद्धिक ऊंचाई के प्रति उनके मन में एक अजब ही प्यार। लेकिन जब वो युग था फादर हॉफमैन का, वो मानव विज्ञान की विकासवादी विचारधारा से प्रभावित था, जिसके अनुसार मानव समाज की एक आदिम अवस्था होती है जो बाद की अवस्थाओं की तुलना में अल्प विकसित होती है। इसके विपरीत हॉफमैन ने यह निरूपित किया कि प्रत्येक मानव समाज अलग होता है, उनके कृतित्व भी अपने आप में स्वतंत्र हुआ करते हैं। मनुष्य मात्र होने के कारण ही समानता का अधिकारी है। उसे आदिम और गैर आदिम जैसे वर्गों में बांटकर अविकसित और विकसित नहीं माना जाना चाहिए। उनकी ही पाक और समावेशी विचार अवधारणा, उनकी इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो 16 खंडों में, और इसमें बार बार ये बात प्रतिध्वनित हुई है। खंड 4 के पृष्ठ 1117 से लेकर 1153 तक वो मुंडारी दुरंग पे ही लंबी चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कला पक्ष को, उसके भाव पक्ष पर वो लिखते हैं। उन्हें एक आघात लगा था। उनके एक ब्रिटिश मित्र जो है, बावेरियन प्रिंस कोई था, वो छोटानागपुर यात्रा के क्रम में सड़क के किनारे मुंडाओं को जब देखा उसने, मेघ की तरफ भरे हुए और सामने ग्रेनाइट पत्थर की तरफ मजबूत मुंडा, उनके मन उस अभिमान से और गर्व से भरा हुआ एक शासक वर्ग का व्यक्ति, उसने वो जो वहाँ बोला सो बोला ही। उसने अपनी किताब में उसको उद्धृत भी किया कि दैट फेलो देयर इज आइदर ए मंकी एंड देन आई एम ए मैन, और ही इज ए मैन एंड देन आई एम ए गॉड। ये बड़े दुख के साथ फादर ने अपने उस इंसाइक्लोपीडिया में उद्धृत किया है, और इस अहंकार और उस कुत्सित भाव ने फादर को ये प्रेरित किया कि पूरा जीवन हम लगा दें मुंडारी को समझने में और मुंडारी गीतों को समझने में। हालांकि मुंडारी दुरंग के महत्व की ओर सबसे पहले शरदचंद्र राय, एस.सी. राय हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ध्यान दिया था और द मुंडा एंड देयर कंट्री में मुंडारी गीतों कविताओं का पहली बार वर्गीकरण किया था, उसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन 1907 ईस्वी में बैप्टिस्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता के मुखपत्र में हॉफमैन ने पहली बार विस्तार के साथ मुंडारी दुरंग पर कई लेख लिखे। पहला जो लेख था उसका नाम था मुंडारी पोएट्री, म्यूजिक एंड डांस। फादर ने इस आलेख में मुंडारी कविता और गीत पर विचार किया था, साथ ही संक्षेप में लोक संगीत और नृत्य के साथ उसके अंतः संबंधों का भी उल्लेख किया था। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद गुजर गए, हमारे हिंदी के हेड रांची यूनिवर्सिटी के बहुत ही विद्वान व्यक्ति, उन्होंने फादर हॉफमैन के ऐसे सारे आलेखों को संग्रहित करके एक किताब का रूप दिया। और फिर वीरभारत तलवार जी यहाँ नहीं उपलब्ध हैं, वो उपस्थित हैं, उन्होंने फादर हॉफमैन और मुंडारी कविता पर जो उनके अवदान हैं वो अपने आलेख मुंडारी लोकगीत में समुचित स्थान दिया, और यह आलेख उनकी पुस्तक झारखंड के आदिवासी के बीच में शामिल की गई। फादर हॉफमैन ने मुंडारी दुरंग के भाव पक्ष और कला पक्ष पर जो लिखा था, डॉक्टर वीरभारत तलवार ने अपने आलेख में उसको आगे बढ़ाया। हॉफमैन ने 200 मुंडा कविताओं गीतों को संग्रहित किया था। W.G. आर्चर ने 1943 में 1641 मुंडा और कविताओं को और गीतों को, मुंडारी गीतों को इकट्ठा किया, और हिंदी में श्री जगदीश त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही पुस्तक के रूप में 1956 में 362 गीत कविताओं को संग्रहित किया। हालांकि डॉक्टर तलवार ने अपने आलेख मुंडारी कविता का अध्ययन, दृष्टिकोण और रवैये की समस्या में त्रिगुणायत की सनातनी हिंदूवादी दृष्टि और पूर्वाग्रहों के आरोपण को रेखांकित किया। इसके कारण श्री त्रिगुणायत ने खास गीत कविताओं को ही अपने संग्रह में स्थान दिया था। साथ ही अनुवाद के क्रम में भी अपने दुराग्रहों को थोपने की कोशिश की थी। बांसुरी बज रही कि मुंडा दुरंग और उसकी अनुवाद से गुजरने पर डॉक्टर तलवार के विश्लेषण की सूक्ष्मता का सहज एहसास होता है। इन कमियों के बावजूद डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने का मानना है कि अपनी विस्तृत भूमिका, मूल मुंडारी गीतों के लिप्यांतरण
और सरल कवित्वपूर्ण अनुवाद के कारण यह संग्रह पूरे हिंदी जगत में मुंडा गीतों को प्रचारित करने में भूमिका उसने निभाई है। केवल हम लोग अगर भाव पक्ष को लें तो जो वर्गीकरण राय साहब ने किया या हॉफमैन ने किया, त्रिगुणायत ने किया, तो वो कविताएं जो अलग अलग भावों की है। एक तो प्रथम प्रेम का सुखद कल्पना लोक है, विरह है, प्रेम के मार्ग में जो सामाजिक अवरोध है उसकी बेबसी है, प्रकृति है, धर्म है, शिकार का आनंद है, बाघों से भरे जंगल का आतंक है, गरीबी और दरिद्रता की पीड़ा भी उन कविताओं में, और महान ऐतिहासिक घटना युद्ध की स्मृतियां भी है। धांगर जो नौकर के तौर पे रखा गया उसकी शिकायत भी है। बनी और महाजन का हास्यास्पद रूप भी उन कविताओं में है। नारी की विवशता भी, कुछ कविताओं को हम लोग देखेंगे कि इन पंक्तियों में हम नारी की विवशता को हिंदी अनुवाद ही है। रास्ते की धूल पार की जा चुकी है, शादी की बात तय हो चुकी है, हे प्यारी बेटी अब हम क्या कर सकते हैं, राशि लगन सब चुन लिया गया है, हे मुस्काने वाली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जोड़ा बैल और 12 रुपये 5 पंचों के बीच गिने जा चुके हैं, तुम राजी हो या ना हो तुम्हारा नाम लिया जा चुका है। तो ये व्यवस्था है यहाँ। और इन पंक्तियों में हम इतिहास के पन्नों की सरसराहट महसूस कर सकते हैं। 1899 साल में वे चढ़ आए थे डोंबारी पहाड़ पर, वे आ खड़े हुए थे। जो चढ़ आए थे वो अंग्रेज के सिपाही थे, जो आ खड़े हुए थे बिरसा भगवान के लोग थे। उन्होंने गोली चलाई ठाए ठाए बंदूकों से, इन्होंने ढेले फेंके दंदनाते ढिलकुसियों से। गरीबी और शोषण की हृदय विदारक पीड़ा के भी असंख्य गीत कविताएं। हाय जाड़ा तुम चले जाओ, हाय ठंड तुम उठ जाओ, हे जाड़ा तुम उन व्यापारियों के पास जाओ जिनके पास जोड़ी कंबल है, हे ठंड तुम उन सौदागरों के पास जाओ जिनके पास मोटे कपड़े हैं। और दूसरी कविता, महुआ जो टप टप गिर रहा है उसे हम लोग बटोरने चलेंगे, साखू जो झरझरा कर झर रहा है उसे हम दोनों चुनने चलेंगे। गरीबी के दिनों में हम लोग उस महुए को उबाल कर खाएंगे, अकाल के दिनों में हम उस साखू को पका कर खाएंगे। और ये उपमाओं की मौलिकता भी उसमें, तुम्हारा दुख चट्टान के समान दब गया है, तुम्हारा अफसोस पत्ती के समान हवा में उड़ रहा है। एक अज्ञात जो वाचिक परंपरा थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जब बुद्धू बाबू आते हैं वहाँ तो परंपरा टूटती है और लिखित तौर पे चीज़ें दिखाई पड़ने लगती है। तमाड़ के वो बुद्धू बाबू जो मुंडारी के भक्त कवि, गीतकार और नृत्यकार और गीतों के जादूगर के तौर पे 1830 से 1910 तक के बीच में सक्रिय रहे, उनके गीतों का संग्रह और अनुवाद हमारे मरांगावा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुंडारी गीतकार श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचनाएं प्रीतपाला और रामायण पाला शीर्षक से की और 1976 में से प्रकाशित करवाई। त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही की अपनी भूमिका में श्री बुढ़न सिंह मानिकी और फिर बिनन सिंह मुंडा जैसे मुंडा कवियों का उल्लेख किया है। इनके दो रंग मुझे मिल नहीं सके। 67 में मुंडा बाबा ने हिसिर हार के शीर्षक से 12 मुंडा कवियों को प्रकाशित किया। उनकी 10 कविताएं 13 कविताएं इस ढंग से पहली बार जो है मुंडा कवि लिखित तौर पे और प्रकाशित तौर पे सामने आए बुद्धू बाबू के बाद। उदय कवि उदय बहुत पुराने कवि को भी उन्होंने शामिल किया उसमें, अपने समय के पूर्वज कवियों को भी और अपने समकालीन कवियों को भी। वर्षा काल में वर्षा नहीं है और भादों में धरती सूखी पड़ी है, दलदली जमीन में धूल उड़ रही है, भगवान ऐसे ही हमें कब तक रखोगे। ये यहाँ एक किसान की पीड़ा। काशीनाथ सिंह कांडे आदिवासी समुदाय की शाश्वतता और सामुदायिकता उनकी पंक्तियों में, हम यूँ घुल मिल जाएं और मन प्राण बदल लें, जीवन भर नहीं भूलें, सलाम जुहार करना नहीं भूलें। यहाँ दुख है, यहाँ सुख है, भूख भी है, जाड़ा भी है, हम एक दूसरों का दुख सुख कहें सुने, सलाम जुहार करना नहीं भूलें। कवि बलदेव सिंह मुंडा सिंह बोंगा को हर जगह देखते हुए उनकी कविता में ये आध्यात्मिकता, सुसुन रे दुरुंग रे ऋतु रे बनम रे दुकू रे सुकू रे अमगेय सोबेन रे अमगेय मेनमे, नाच और गान में, बासी और बनम में, दुख और विपत्ति में सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही विराजते हो। भैया राम मुंडा, कुंजल साय मीरू, कबीर राम, विश्वनाथ, सरहुल का स्वागत करते हुए सहदेव की पंक्तियों के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंतजार का अंत हो गया है,
प्रकृति का पर्व है सरहुल। इंतजार का अंत हो गया है, सरहुल का नया चांद उग आया है। वन के वृक्षों में कोपल फूटे हैं, पुरानी पीली पत्तियां झड़ रही हैं, फूलों से डालियां झुक गई हैं। नए चांद को नमस्कार करते हैं, फूलों से हवा भी सुगंधित हुई है, सुगंधी हमारे हृदय में घुली हुई है। तो ये दुलाय चंद्र मुंडा 1966 में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया, प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने कई चीज़ें, कई पुस्तकें उनकी, सूड़ा संगेन, नवपल्लव, बम्बरू मसाल करके कविता संग्रह। बम्बरू की कविताओं के बारे में कहा जा सकता है कि वो पहाड़ की चोटी से 4 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। ने बम्बरू इंद में कोते कोते, लो इस मसाल को पकड़े, ले जाओ किधर इधर, सिंगी हसुर तना, कोते चंडू डुमतई तना, कोते नुह तना। इधर सूर्य अस्त होता है, इधर चांद डूबता है, इधर अंधकार फैलता है। रामदयाल मुंडा जी की उपलब्धियों के बारे में, एक सांस्कृतिक महापुरुष झारखंड के, 1972 में शिकागो से भाषा विज्ञान पे पीएचडी की डिग्री ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में लंबे समय तक भारतीय भाषा और साहित्य का अध्यापन किया। कई उनके साहित्यिक अवदान भी हैं। हिसिर और सेलेद, हिसिर मतलब हार, सेलेद मतलब विविधा कविता संग्रह है उनके। बुद्धबाबों की रचनाओं का संपादन किया, अनुवाद किया। 80 में उनके नगीत, नदी और उसके संबंधी अन्य गीत प्रकाशित हुए। 88 में वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत प्रकाशमान हुआ। उसी की पंक्तियां है, कथन सालवन के अंतिम साल का मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्रोध से पागल हुआ जा रहा हूँ। मुझे षड्यंत्र का पता होता तो विकसित करता अपने भीतर विषाक्त कोई द्रव जो मेरे खाल छूने वालों को कर देता खार खार। अभी जो नए लिखने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेमिस कुंडलुना और शिखरादास तिर्की जी। रेमिस कुंडलुना का छोटी कुछ पंक्तियां सुना के, अब वह दिसुम मुंडा दुरंग है उनके, मैं उसकी पंक्तियां हैं, मैं अकेला ही रो रहा हूँ, गाछ की छाया के नीचे मैं अकेला ही रो रहा हूँ, मैं अकेला ही करा रहा हूँ, कफन कपड़ा की चटाई की पट्टी के ऊपर मैं अकेला ही गा रहा हूँ। गद्य साहित्य का विकास थोड़ी सी देर से हुआ, गति भी अभी भी धीमी है, लेकिन मेनेस ओडिया 1884 से 1968, श्री रामदयाल मुंडा जी, श्री मंगल सिंह मुंडा, शिखरादास तिर्की की कथा साहित्य पर चर्चा किए बिना वो मुंडा साहित्य की चर्चा अधूरी होगी। मेनेस ओडिया वो व्यक्तित्व था जिसके कारण जॉन हॉफमैन जो है वो 16 खंडों का इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका प्रकाशित करना संभव कर पाए थे। लेकिन ओडिया जी की प्रतिभा केवल सहयोगी बन के थमी नहीं थी, उन्होंने 5 खंडों में उपन्यास लिखा था मुंडारी का। मथुराए कहानी, मथुरा की कहानी। दिनेश्वर बाबू लिखते हैं कि मथुरा की कहानी मुंडा जीवन का महाभारत है। ये उपन्यास की शक्ल में मुंडा जीवन का विश्वकोश है। इसमें मुंडा समाज, संस्कृति और इतिहास प्रत्येक की जानकारी उपलब्ध है। लेकिन अनुवाद केवल 5वें का आ सका है। अनुज लुगुनी से बात हो रही थी, वो उनका वो संकल्प है कि इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगी बात। उस समय मुंडा समाज को लोग को किस ढंग से वो वर्णित कर रहे थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर अमिता मुंडा और नलिनी नाग, इन लोगों ने एक कहानी की संग्रह प्रकाशित की थी, यह नव कानिको, 7 नई कहानियां, सचमुच में नई कहानी, लोक कथा की शैली से एकदम अलग, बहुत ऊंची और आगे छलांग लगाती हुई, बिल्कुल आधुनिक भावबोध की यथार्थपरक कहानियां जो किसी भी भाषा साहित्य की कहानी से को टक्कर देती हुई मालूम होती हैं। इस कहानी संग्रह से मुंडारी साहित्य जगत को एक नया आकाश मिलता हुआ दिखता है। लेकिन उसके बाद अभी जो मंगल सिंह मुंडा और शिखरादास तिर्की की कथा साहित्य को देखकर ये उत्साह बहुत आगे बढ़ता नहीं है। मंगल सिंह मुंडा ने हालांकि बहुत कुछ लिखा है, छला संधू नामक उपन्यास, बहुआ का फूल, हरस सुक्कू जैसी 2 कहानी संग्रह, एक लघु कथा का संग्रह, शिखरादास तिर्की की भी एक कहानी संग्रह भी आई है। लेकिन ये कहानियां वो ये नई 7 कहानी रामदयाल मुंडा जी की कहानी संग्रह से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन अभी हिंदी साहित्य में अपने मुंडारी भाव बोध और ऐतिहासिक ओज, सांस्कृतिक संघर्ष संस्कार की परंपरा के साथ जो अनुज दुगुन ने उपलब्धियां और ऊंचाइयां हासिल की हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है। झारखंडी वन उपवन के इस पलाश फूल का रंग और आग चहुं ओर फैले, यही शुभाकांक्षा है। इनके और इनके जैसे असंख्य मुंडा रचनाकारों के साथ मुंडारी साहित्य सफलता और उज्ज्वलता के नए नए आकाशों को चूमे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद। उसे हम दोनों चुनने चलेंगे। गरीबी के दिनों में हम लोग उस महुए को उबाल कर खाएंगे, अकाल के दिनों में हम उस साखू को पका कर खाएंगे। और ये
उपमाओं की मौलिकता भी उसमें, तुम्हारा दुख चट्टान के समान दब गया है, तुम्हारा अफसोस पत्ती के समान हवा में उड़ रहा है। एक अज्ञात जो वाचिक परंपरा थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जब बुद्धू बाबू आते हैं वहाँ, तो परंपरा टूटती है और लिखित तौर पे चीज़ें दिखाई पड़ने लगती है। तमाड़ के वो बुद्धू बाबू जो मुंडारी के भक्त कवि, गीतकार और नृत्यकार और गीतों के जादूगर के तौर पे 1830 से 1910 तक के बीच में सक्रिय रहे, उनके गीतों का संग्रह और अनुवाद हमारे